नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। पॉलिटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका चौथा वीडियो होगा ये, जिसमें हम लोग डीपीएसपी को डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो मैंने ये पांचवा वीडियो है शायद, इससे पहले 4 अपलोड कर चुका हूँ। इसमें पहला में मैंने इंट्रो दिया था, दूसरे में मैंने आपको विशेषताएँ बताई थी, तीसरे में पहले में एक्ट वगैरह भी हमने किया था, तीसरे में हमने प्रियम्बल को किया था और चौथे में हमने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा था। आज हम लोग डीपीएसपी को पढ़ेंगे। पॉलिटी के जितने टॉपिक अभी मैं एक सीक्वेंस में करवा रहा हूँ ये सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सवाल किस प्रकार के पूछे जाते हैं इससे वो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए कि डीपीएसपी क्या है, इसके महत्व को स्पष्ट करें। ये सबसे बेसिक सवाल हो गया कि इसके महत्व को स्पष्ट करें। ठीक है, 71 बीपीएससी मेंस जिनका होगा उनके लिए भी और 72 बीपीएससी जिनको देना है उनके लिए भी, दोनों के लिए यह वीडियो होगा। ध्यानपूर्वक देखेंगे तो डीपीएसपी में आज के बाद कोई डाउट ही नहीं होगा जीवन में। दूसरा जो चीज़ है, पूछ सकता है कि डीपीएसपी के प्रावधानों को स्पष्ट करें। पहला महत्व था डीपीएसपी के प्रावधान को स्पष्ट करें, शॉर्ट आंसर है, पूछ सकता है। तीसरा सवाल जो है वो आसान में अगर हम लोग देखें तो पूछ सकता है कि भाई डीपीएसपी की विशेषताएँ क्या क्या हैं, भारत के संविधान में जो डीपीएसपी शामिल है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं उसके बारे में बताएं। कठिन स्तर के सवाल जब हम लोग देखते हैं तो उसमें से पूछा जाता है कि डीपीएसपी में निहित अलग अलग दर्शनों के बारे में लिखें। किस प्रकार से डीपीएससी को दर्शनों का आधार पर हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, बांट सकते हैं, तो वो सवाल एक पूछा जाता है। एक और सवाल पूछा जाता है जो सबसे कठिन स्तर का है, जो बीपीएससी मेंस में ऑलरेडी पूछ चुका है, वो है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। या जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया हुआ है कि डीपीएसपी जो है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एक ही रथ के 2 पहिए हैं। ठीक है, इतने वैरायटी के सवाल इससे पूछे जा सकते हैं। मेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इससे आर्टिकल से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। इसमें जो संशोधन हुए हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, संशोधन जो किए गए हैं, अमेंडमेंट जो किए गए हैं, संशोधन, उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। डीपीएसपी का कौन सा भाग समाजवाद से प्रेरित है, कौन सा भाग गांधीवादी दर्शन से प्रेरित है, कौन सा भाग लिबरल जो दर्शन है उससे प्रेरित है, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। या कई बार सीधा सीधा इसके आर्टिकल जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये सारा कुछ जो है डीपीएसपी, जिसको कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट कहा जाता है, पॉलिसी इसको कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसको कहा जाता है। मैं आपसे अगर छोटा सवाल पूछूंगा, आपने आज तक शायद सोचा ही नहीं होगा, आज के बाद शायद सोचेंगे। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, हम लोगों के, हम जनता के जो मूल कर्तव्य हैं वो डीपीएसपी के ठीक बाद क्यों शामिल किया गया, 51A में क्यों शामिल किया गया है? क्या इसका कोई कारण था? इसको आर्टिकल 100 में क्यों नहीं डाला? इसको मूल अधिकार के साथ में क्यों नहीं डाला? इसको मूल अधिकार से पहले क्यों नहीं डाला? 51A में ही क्यों डाला गया? क्यों डाला गया है भाई? आपने नहीं सोचा होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। संविधान को ज़रा ध्यानपूर्वक देखिए क्या लिखा हुआ है। संविधान का ये सबसे पहला हिस्सा है जिसे बताया गया है संघ क्षेत्र के बारे में, कि भाई किसके लिए हम बना रहे हैं, तो केंद्र है, राज्य है, उसके बारे में बताया गया है। दूसरा जो है उसमें कहा गया कि इसके निवासी कौन होंगे, इसके नागरिक कौन होंगे, इसके सिटीजन कौन होंगे। ये जो देश हम लोग बना रहे हैं जिसमें अलग अलग राज्य शामिल है, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक में हम लोग बात करते हैं, इसमें अलग अलग राज्य और संघ क्षेत्र शामिल है। दूसरा कहा गया कि इसके नागरिक कौन होंगे, इसके नागरिक कौन होंगे। तीसरा जो हिस्सा इसमें कहा गया कि सरकार पर क्या क्या प्रतिबंध होगा, अर्थात फंडामेंटल राइट्स, कि इसमें जो नागरिक रह रहे हैं उनके क्या क्या अधिकार होंगे, और जैसे ही अधिकार की बात आती है तो सरकार की जो शक्तियां हैं वो सीमित हो जाती है। अर्थात इस देश में, इस देश का हमने बनाया है, जिसके नागरिक रह रहे हैं उनके क्या क्या अधिकार हैं। अब इसके बाद दिया गया है कि सरकार के क्या कर्तव्य हैं, उसी को डीपीएसपी नाम दिया गया है। डीपीएसपी क्या है? सरकार के कर्तव्य हैं।
उससे पहले आपके अधिकार बताए गए, सरकार को क्या नहीं करना है वो बताया गया है फंडामेंटल राइट्स में। उसके बाद से बताया गया कि सरकार का क्या कर्तव्य होगा। इसी के कारण से सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो में आपको भर भर के डीपीएसपी लिखे हुए मिलते हैं कि हम आपके वेतन को बढ़ा देंगे, हम आपके लिए आरक्षण को लागू करेंगे, हम आपको फ्री में शिक्षा देंगे, हम आपके लिए फ्री में भोजन उपलब्ध करवाएंगे, हम आपको सही पर्यावरण देंगे, हम यूसीसी को लागू करेंगे, इत्यादि इत्यादि, हम गोवंशों को बचाएंगे। ये सब जो चीज़ें हैं ये सब के सब डीपीएसपी में चर्चा किया गया है कि हमारा जो कर्तव्य वर्णित है संविधान में हम उसका पालन करेंगे। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व हैं। नीति का मतलब होता है पॉलिसीज, पॉलिसी, एक्ट, कानून, अधिनियम। सरकार जो नीति बनाएगी वो किसको ध्यान में रखते हुए, तो वही है डीपीएसपी इसको कहा गया। अर्थात भाग 4 में राज्य के कर्तव्य बताए गए हैं कि स्टेट को क्या करना है, और भाग 4 के 1 में, भाग 4 के ए में हमारे कर्तव्य बताए गए हैं कि हम जनता को क्या करना चाहिए, हमारे कर्तव्य बताए गए हैं। दोनों ही न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, बाय फोर्स उसको लागू नहीं किया जाता है। ना तो आपके कर्तव्यों को लागू किया जाता है बाय फोर्स, और ना तो राज्य के कर्तव्यों को बाय फोर्स लागू किया जाता है। जबकि लागू करना चाहिए क्या, देखते हैं आगे इसका क्या है भाई। तो कर्तव्य है ये, जिस प्रकार से आपके कर्तव्य दिए गए हैं जो हमने यूएसएसआर के संविधान से लिया है, उसी प्रकार से यह राज्य का कर्तव्य है जो हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसी को कहा जाता है राज्य के नीति के निदेशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इसको कहा जाता है। अब आपको स्पष्ट हुआ कि नीति निदेशक तत्व है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन सॉरी अब क्या करूं, मुझे डिटेल पढ़ाने की आदत हो गई है। संविधान का भाग 4 में इसकी चर्चा की गई है। 36 से आर्टिकल 51 तक इसकी चर्चा की गई है। प्रीलिम फैक्ट है, आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है। आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से लिया था। ठीक है, स्पेन के संविधान से आयरलैंड ने लिया था और आयरलैंड के संविधान से हमने इसे ग्रहित किया है। इससे पहले कि अगर हम लोग इतिहास की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जो लाया गया था ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मीटिंग के पश्चात से एक नेहरू रिपोर्ट लाया गया था। नेहरू रिपोर्ट दरअसल में भारत में एक असफल प्रयास था भारत के लोगों के लिए संविधान निर्माण करने का। यह हमें चैलेंज किया गया था, उसके बाद ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया गया था। हालांकि उसमें कुछ असहमतियों के कारण से वह निर्माण की प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन उसने अधूरा रिपोर्ट ने भी हमें बहुत कुछ दिया। उसी में से एक है क्या, तो उसी में से एक में कहा गया नेहरू रिपोर्ट में कि कुछ अधिकार ऐसे होंगे जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, अर्थात न्यायालय द्वारा उसको लागू किया जाएगा। कुछ अधिकार ऐसे होंगे जिसको न्यायालय के द्वारा लागू किया जाएगा, इसको फंडामेंटल राइट्स कहा गया। जबकि कुछ ऐसे होंगे जिसको भविष्य की सरकारों के लिए कर्तव्य बना करके छोड़ा जाएगा, कर्तव्य बना करके छोड़ा जाएगा। सरकारों का यह कर्तव्य होगा कि इनको लागू करें, उसको डीपीएसपी नाम दे दिया गया। तो इस प्रकार से नेहरू रिपोर्ट में भी इसका हमें प्रारंभिक स्वरूप कहीं न कहीं देखने को हमें मिलता है, तो ये भी याद रखेंगे। देखिए अगला क्या है, परिभाषा इसका क्या है, तो ये निर्देश या सिद्धांत हैं जिन्हें कानून बनाते समय या नीतियां लागू करते समय सरकारों को ध्यान में रखने चाहिए कि हम जो कानून बना रहे हैं क्या उससे जनता के अधिकार जो हैं वो बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। इसीलिए पार्टियां जो हैं, राजनीतिक पार्टियां जो हैं, वो मूल अधिकार बढ़ा देंगे इसकी चर्चा कभी मैनिफेस्टो में नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी है ही संविधान में और वो गारंटेड है, वो तो आपके मिल ही रहा है। वो चर्चा किस चीज़ की करते हैं, जो आपको अभी तक नहीं मिला है। जैसे यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आज तक आपको नहीं मिला है, तो वो मैनिफेस्टो में बोलते कि भाई हमारी सरकार आई तो हम आपको यूसीसी लागू कर देंगे, हमारी सरकार आई तो हम आरक्षण की नीतियों को 85% तक बढ़ा देंगे, क्योंकि बहुजनों को और भी ज़्यादा अधिकार मिलनी चाहिए। ये तमाम तरह की बातें जो करते हैं वो कहीं न कहीं डीपीएसपी से जोड़ करके वो अपनी बातों को रखते हैं। संविधान में डीपीएसपी को शामिल क्यों किया गया, व्हाई, क्यों किया गया। मैंने इसके पीछे एक छोटी सी कहानी आपको समझाई थी कि दरअसल हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हम कई वर्षों से गुलाम थे, सैकड़ों वर्षों से गुलाम थे हम।
जिसके कारण से हम जब आज़ाद हुए तो ताज़ा ताज़ा किसी के सामने भोजन रख देते तो मन करता है सारा ही खा लें एक साथ, लेकिन ऐसे में हमें बदहजमी हो सकती है। तो इसके कारण से सोचा गया इतने सारे अधिकार एकाएक नहीं दिए जा सकते जनता के हाथों में, धीरे धीरे दिया जाए, क्योंकि इतने सारे चीज़ों को लागू करने की ना तो सरकार के पास में आर्थिक शक्ति है और ना तो राजनीतिक माहौल ऐसा है कि इतने सारे अधिकारों को लागू कर दिया जाए। इसलिए इसको कर्तव्य बना करके रख दिया गया कि आपका यह कर्तव्य होगा कि आप इसको आने वाले समय में लागू करेंगे। तो इसमें जो पहला इसका उद्देश्य था वो है कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की अवधारणा अगर कहीं पर दिखती है हमें तो वो यहीं पर दिखती है। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है भाई? जनता के मूलभूत चीज़ों को पूरा करना, मूल उनके जो नीड हैं, मूल उनको जो चाहिए उन चीज़ों को पूरा करना, जैसे कि भोजन चाहिए, स्वच्छ वातावरण चाहिए, उनको रहने के लिए आजीविका चाहिए, शासन करने के लिए लोकतांत्रिक सरकार चाहिए, शासन करने के लिए समाज में उसके अलावा गोवंश को पालने के लिए भाई अधिकार चाहिए, उनको समान कानून चाहिए, महिला पुरुष में समान होना चाहिए, वेतन भी समान होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए, उसके अलावा उनको आरक्षण जैसे प्रावधान चाहिए। तमाम तरह की मूलभूत जो वेलफेयर स्टेट होता है, सामाजिक और आर्थिक न्याय की जो हम बात करते हैं वो कहीं न कहीं हमें इसमें दिखता है। सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, मौलिक अधिकार केवल राजनीतिक लोकतंत्र देते हैं, लेकिन डीपीएसपी समाज में आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। सामाजिक न्याय का क्या मतलब होता है? सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि समाज में हर किसी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। समानता का मतलब इक्वल नहीं होता है, समानता का मतलब होता है जिसको जितना चाहिए उसको उतना उपलब्ध होना चाहिए। एक बिल्ली है और एक शेर है, दोनों को बराबर मात्रा में आप भोजन रख देंगे और कहेंगे कि समानता स्थापित हो गया, तो वह समानता गणितीय समानता होगा, मैथमेटिकल वह इक्वल हो जाएंगे, लेकिन सोशल स्थिति उनकी अलग अलग है, इसलिए उनकी नीड अलग अलग होती है और उसी नीड की भरपाई अलग अलग प्रकार से की जाती है। जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए रहे हैं, इसलिए उनको मुख्य धारा में आगे करने के लिए सामाजिक न्याय के तहत में उनको अपॉर्चुनिटीज़ आसानी से उपलब्ध करवाने के प्रयास की जाती है, जिसके फलस्वरूप आरक्षण जैसे प्रावधान उपलब्ध करवाए जाते हैं ताकि वो वर्ग जो है वो आगे आए। आरक्षण कभी भी आर्थिक आधार पर तो दिया ही नहीं गया था भारत में। ईडब्ल्यूएस आरक्षण से पहले वो केवल और केवल सामाजिक न्याय की परिपूर्ति के लिए दिया गया था, जिसके कारण से निम्न वर्ग के लोग जो हैं, जो मुख्य धारा से दूर हो गए हैं, समय के साथ जातीय विविधता के कारण से, जातीय हरासमेंट के कारण से पीछे रह गए हैं, वो आगे आ पाएँ। सामाजिक न्याय के कॉन्सेप्ट बहुत विस्तारित है। डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक न्याय हम लोग पढ़ते हैं, रॉल्स के सामाजिक न्याय को हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उतना विस्तारित आपसे मेंस एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है। तो सामाजिक न्याय तब तक सुनिश्चित नहीं होगा जब तक हम लोग राजनीतिक लोकतंत्र की बात नहीं करते हैं। तो और राजनीतिक लोकतंत्र हमें कहाँ से मिलता है? तो ये हमें मिलता है फंडामेंटल राइट से, अर्थात जब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं होगा, पॉलिटिकल जस्टिस नहीं होगा, तब तक सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस की तो बात ही नहीं की जा सकती है। और ये तभी संभव है जब पॉलिटिकल जस्टिस हो वहाँ पर। तो इसके कारण से जब तक मूल अधिकार नहीं होगा तब तक डीपीएसपी की बात ही नहीं की जा सकती है। तो इस लिए इसको पूरक भी कहा जाता है, जिस पर हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात की गई है। सरकार के लिए मोरल कंपस के रूप में है, एक डायरेक्शन उनको दिया गया है कि किस दिशा में आपको काम करना है और क्या काम करना है। आरक्षण संबंधी कई सारी चीज़ें मैं बोलूँगा, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, आपको आरक्षण पसंद नहीं हो सकता है। मैं जीवन में कभी आरक्षित वर्ग में नहीं आया, सो कॉल्ड समाज के सबसे ऊपर वाले वर्ग से हम लोग आते हैं, इसलिए मुझे कभी उसका लाभ नहीं मिला, लेकिन मैंने हमेशा ही उसको सपोर्ट ही किया है। अभी आप केवल लेक्चर के तौर पर लीजिएगा, इसको पढ़ने के लिए लीजिएगा, भले आप उसको अपोज करें सपोज करें, मुझे उससे नहीं परवाह। मुझे है कि आपको मैं पढ़ा दूँ सामाजिक न्याय क्या होता है। तो कृपया उसको लेकर के अपनी सोच विचार में थोड़ा सा संतुलित रहें और एग्ज़ाम में जो पूछा जाए उसी को लिखें, सरकार का अपोज ज़्यादा ना करें।
सरकार के लिए गाइड भी होता है। यह आने वाले किसी भी सरकार के लिए एक नीति नैतिक दिशा निर्देश की तरह में काम करता है। उन्हें किस दिशा में देश को ले जाना है ये भी उनको बताया जाता है। ओके, समाजवादी सिद्धांत। अब इसमें देखिए, जब डीपीएसपी बनाया जा रहा था तो हमारे संविधान निर्माण करने वाले में अलग अलग विचारधारा के लोग शामिल थे। समाजवादी तत्व आपको पता ही है। वही कांग्रेस में भी 1931 के बाद कांग्रेस समाजवाद का उदय होता है, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, ये तो दो नेता को हम जानते हैं। इस प्रकार के बहुत लंबी कतार है नेताओं की। नेहरू जी खुद समाजवादी थे। समाजवाद का मतलब क्या होता है भाई, कि ऐसा समाज जिसमें गवर्नमेंट के सपोर्ट से या गवर्नमेंट का कुछ हद तक क्या हो, इंटरफेयर हो लोगों में समानता स्थापित करने के लिए। ओके, तो समाजवादी तत्व है एक है गांधीवादी तत्व, जो गांधीवादी दर्शन है, जैसे कि कुटीर उद्योग है, गोवंश की सुरक्षा है, पंचायती राज की बात है, और एक है लिबरल उदारवाद जो विचारधारा है। तो इन तमाम तरह के विचारधाराओं को डीपीएसपी में समायोजित किया गया है कि देश के विकास में, देश के कर्तव्य में, सरकारों की कर्तव्य में सभी प्रकार के विचारधारा, सभी प्रकार के लोग और सभी प्रकार के इशूज, क्योंकि हर विचारधारा जो है, भले कैपिटलिस्ट हो या दक्षिणपंथी आप बोलें या वामपंथी बोलें आप या फिर लिबरल बोलें, हर विचारधारा की कुछ अच्छी जायज़ मांग होती है, कुछ उनकी मांग नाजायज़ होती है, तरीके गलत होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ उसमें जायज़ मांग होती है। तो हम हर विचारधारा के सही जायज़ मांग को इस कर्तव्य के रूप में समाहित करके हम संविधान में रख रहे हैं, ताकि आने वाली सरकारें जो हैं इसको पूरा करें। जैसे कि राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, आर्टिकल 38 में यह कहा गया है। यह सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल में हमेशा ही स्टेट जो है, राज्य जो है, वह मजबूत दिखाई देगा, आपको कहीं न कहीं मजबूत दिखाई देगा। संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री पुरुष दोनों के लिए। संसाधनों का उचित वितरण का तात्पर्य है कि चकबंदी की एक सीमा से ज़्यादा भूमि आप नहीं रख सकते हैं। चकबंदी किया गया था। ये आज़ादी के पश्चात ही सबसे पहला जो प्रमुख सुधार किया गया था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। 1951 लैंड रिफॉर्म एक्ट लागू किया गया था नेहरू जी की गवर्नमेंट के द्वारा। दरअसल में सामंतवाद और आज का जो समाज देखता है उसके निर्माण के लिए बहुत आवश्यक था ये, और इस एक्ट की बहुत तारीफ भी की गई दुनिया भर में कि वाकई एक ऐसी सरकार वहाँ पर आई है जो समाज में समानता स्थापित करना चाहती है। तो लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत हदबंदी जो लागू किया गया था कि आपके इस मात्रा से ज़्यादा कृषि भूमि या लैंड आपके पास नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो सरकार आपसे लेकर के उसे गरीबों में बांट देगी। इसको कहा जाता है हदबंदी। समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री हो पुरुष हो, अगर वो समान काम कर रहे हैं तो उनको समान वेतन मिलेगा, इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, बुढ़ापा, बीमार इत्यादि को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। सुनिएगा ज़रा दोनों कान खोल करके। काम पाने का अधिकार अर्थात मनरेगा, शिक्षा पाने का अधिकार अर्थात जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है वो, और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार अर्थात अगर आप SC, ST, OBC, महिला, दिव्यांग या फिर कई सारे जगहों पर किन्नर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कुछ कुछ राज्यों में जैसे दिल्ली, तो आपको सरकार मुफ्त में कानूनी सहायता मुहैया करवाएगी, उसके लिए कोई पैसा नहीं लेगी। तो ये क्या है, ये समाजवादी तत्व है जो समय समय पर सरकारों ने लागू किया है। इसी प्रकार से काम की न्याय संगत स्थिति और प्रसूति सहायता, मैटरनिटी रिलीफ भी देगी। जैसे मैटरनिटी के लिए भारत सरकार पेड लीव देती है, पैसा सहित लीव देती है। और काम की न्याय संगत स्थिति मतलब कि आप काम जहाँ पर करेंगे वर्क प्लेस स्वच्छ सही होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, और काम करने का आवर तय होना चाहिए, इसका हैरासमेंट नहीं होना चाहिए। कर्मकार वर्कर्स के लिए निर्वाह मजदूरी भी तय होनी चाहिए। अब गांधीवादी सिद्धांत जो है इसके आर्टिकल अलग अलग हैं बंधुओं, कृपया ध्यान रखिएगा। 38, 39, 41, 42 और 43। बीपीएससी प्रीलियम में एक सवाल पूछा गया कि निम्न से कौन सा तत्व गांधीवादी तत्व है। तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। डीएसओ में भी शायद पूछा एक सवाल, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिकल ऑफिसर जिनका मेंस एग्जामिनेशन जनवरी में ही है, उनके लिए भी है। कुछ बच्चों ने मैसेज किया था, आपके लिए मैं करंट अफेयर कंपाइल कर दूंगा और आपको मुहैया करवा दूंगा मैं।
अब गांधीवादी सिद्धांत है। देखिए, गांधीवादी सिद्धांत को कुछ लोगों ने दक्षिणपंथी सिद्धांत से भी जोड़ दिया कि उस समय जो दक्षिणपंथी तत्व थे, जैसे गोविंद बल्लभ पंत थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे इत्यादि जो थे, क्या उनके तत्व हैं क्या ये? लेकिन इसको मुख्य रूप से गांधीवादी तत्व ही कहा जाता है। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायत, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि भाई सरकारें सूक्ष्म रूप से होनी चाहिए, ग्रामीण स्तर पर काम होना चाहिए। हमारे गांव जब स्वतंत्र थे तब भारत स्वतंत्र था, और हमारे गांव जब परतंत्र हो गए, गुलाम हो गए, तब भारत भी गुलाम हो गया। अर्थात भारत की स्वतंत्रता, भारत की समृद्धि, भारत की राजनीतिक जागृति, भारत का सामाजिक परिवर्तन अगर हमारे वाकई करना है तो हमें गांव से शुरू करना पड़ेगा। इसमें गांधी जी बताते हैं, उनकी किताब को पढ़िएगा, कि आधुनिक भारत के शुरुआत में जब मुग़ल काल अंत हो रहा था और अंग्रेज़ आ रहे थे, तब भी हमारे गांव इंडिपेंडेंट हुआ करते थे। सामान एक्सपोर्ट के लिए गांव से शहर की ओर आते थे। गांव को लोग ढेर सारा सामान उत्पादित करके अपने गाड़ियों में भर करके शहर में ला करके बेचते थे और धन लेकर के वापस जाते थे, जिससे वो गांव में स्वतंत्रता पूर्वक सुखपूर्वक जीवन जीते थे। शहर भी आबाद होते थे क्योंकि वहाँ पर ग्रामीण एरिया से सप्लाई आ रहे थे। लेकिन हमने इस चेन को तोड़ दिया। हमने शहरों में सामान बाहर से लाना शुरू कर दिया, विदेशों से लाना शुरू कर दिया, जिससे ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था थी, जैसे तेली जिसका काम तेल निकालना होता था, चर्मकार जिसका लेदर का काम होता था, आप जाति से जोड़ते हैं उसको काम से जोड़िए। जैसे कि बढ़ई जिनका लकड़ी का काम होता था, कुम्हकार जिसका कुम्हार मिट्टी का काम होता था इत्यादि, लोहार जिस लोहे का काम करता था। ये सब उद्योग हैं जो काम होते थे, वर्षों से चली आ रही थी पीढ़ियों से, वो ख़त्म हो गए। उसकी जगह पर मशीनों से बाहर से निर्मित बड़े बड़े फैक्ट्रियों में निर्मित सामान हम खरीदने लग गए, जिससे गांव क्या हुआ, गांव संसाधन होते हुए भी बिना किसी चीज़ को बेचे हुए धीरे धीरे करके ग्रामीण और अर्थव्यवस्था की मृत्यु हो गई। तो गांधी जी ने कहा था कि इसी प्रकार के कुटीर उद्योग अगर हम फिर से शुरू कर दें तो गांव से शहर पलायन नहीं होगा, बल्कि गांव अपने जगह पर जीवित रहेगा, शहर अपने जगह पर जीवित रहेगा। हमें किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अगली बात जो की वो है कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, क्लस्टर उद्योग, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, मतलब कि सरकार बस सपोर्ट के लिए रहे, बाकी काम सारा लोग खुद से करें। अनुच्छेद 46 SC ST कमज़ोर वर्ग के हितों को बढ़ावा देना, ये उनका हरिजन जो नीति है उससे प्रेरित है। नशीले पदार्थ, शराब आदि पर रोक लगाना, गाय और दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाना, गोवंश की सुरक्षा। आज अगर आप बात कर देंगे तो आपको बोलेंगे भाई बीजेपी वाले हो गए हो क्या, लेकिन आप कुत्तों को सुरक्षित करने की बात कीजिए, देखिए तुरंत आप लिबरल और जागरूक और प्रोग्रेसिव इंडिया वाले हो जाएंगे। गाय को सुरक्षित करने से ही आप तुरंत ही दक्षिणपंथी हो जाते हैं। तो गाय और दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक, आर्टिकल 48 कृपया याद रखें, जो हमें दूध देती है उसको नहीं मारा जाता है, बस इतनी सी बात है। इसीलिए भारत में गाय को नहीं मारा जाता था, बकरी को नहीं मारा जाता था, बल्कि बकरे को मारा जाता है। और भैंसी जो फीमेल भैंस होती है उसको नहीं मारा जाता है, बल्कि भैंसे को मारा जाता था। तो जो हमें दूध देती है वो माँ के समान होती है, इसीलिए कॉन्सेप्ट से नहीं मारा जाता था। खैर, अब तो यहाँ पर आ जाते गाय और दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाने की बात की गई है। मारना किसी भी जीव को नहीं चाहिए। उदार बौद्धिक सिद्धांत, अब लिबरल इंटेलेक्चुअल वाला जो सिद्धांत है उनके तत्वों को देखते हैं। आर्टिकल 44 UCC लागू होना चाहिए। सभी महिलाएं, सभी धर्म की महिलाएं, सभी देश के नागरिक आपराधिक रूप से और बिना आपराधिक, जिसको कहा जाता है सिविल, दीवानी और आपराधिक, दोनों दृष्टिकोण से पूरे देश में समान कानून होना चाहिए। ये है इंटेलेक्चुअल लिबरल, इसको लागू करना चाहिए UCC। डॉक्टर अंबेडकर UCC के सबसे बड़े पक्षकार थे। वो चाहते थे कि संविधान लागू होने के साथ ही UCC को लागू किया जाए। कभी पढ़िएगा, हिंदू कोड बिल लागू करने के लिए ही अंबेडकर को कितना ज़्यादा सामना करना पड़ा था, संघर्ष करना पड़ा था। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का भी अधिकार होगा, यह मूल अधिकार है। कृषि और पशुपालन को आधुनिक बनाना, इसीलिए भारत सरकार कृषि के लिए जो तमाम तरह की सुख सुविधाएं देती हैं, सब्सिडी देती हैं, तो कोई खैरात नहीं है। सरकार का कर्तव्य है कि वो आपको दे, क्योंकि हमारे संविधान में लिख करके दिया गया है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा, जो आंगनबाड़ी के केंद्र खोले गए या फिर जो शिक्षा फ्री में दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो उसका कर्तव्य है, ना कि वो हमें प्रसाद के रूप में मिल रहा है।
पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा, इसके तहत में देश में अलग अलग नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, वन्य जीव संरक्षण एक्ट बनाया जाता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए एक्ट बनाए जाते हैं, जल प्रदूषण को रोकने के लिए एक्ट बनाए जाते हैं। तो पर्यावरण का संरक्षण करना ये है डीपीएसपी। और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जो है ये है आपका मूल अधिकार। तो जब तक आर्टिकल 48A नहीं लागू होगा तब तक आर्टिकल 21 कैसे आपको मिलेगा, कैसे आपको स्वच्छ पर्यावरण मिलेगा। इसीलिए डीपीएसपी मूल अधिकार के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं ये। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये था डीपीएसपी के 3 हिस्सों को हमने बांटा है। एक है कौन सा, तो एक है आपका समाजवादी तत्व, एक है आपका गांधीवादी तत्व और एक है इंटेलेक्चुअल जो प्रोग्रेसिव पक्ष है उनका है। तीनों को आपको समझा दिया मैंने, उदाहरण सहित समझाया है। उदाहरणों को ध्यान रखिएगा। जैसे गोकुल मिशन कुछ समय पहले ही भारत सरकार ने शुरू किया था, गोकुल बोर्ड बनाया था शायद, तो वो क्या है, तो वो गांधीवादी तत्व को लागू करने की बात हुई। 73-74 संशोधन जो है वो गांधीवादी तत्व को लागू करने की बात की गई। ग्रामीण आजीविका मिशन जो शुरू किया जाता है तो उस समाजवादी और गांधीवादी दोनों की लागू करने की बात होगी। भाई कुटीर उद्योग की भी हम बात कर रहे हैं और हम ग्रामीण कुटीर उद्योग के साथ में जो मजबूत करना चाहते हैं पंचायतों को, तो उसकी भी बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि कौन से भाग में कौन सा आर्टिकल शामिल है, क्योंकि कई बार सीधा सीधा वही पूछ लिया जाता है। डीपीएसपी की मुख्य विशेषता क्या है, गैर न्याय योग्य है, अर्थात नॉन जस्टिसिएबल है। अगर सरकार डीपीएसपी को लागू नहीं करती है, सरकार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती है, तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि भाई साहब इनको आदेश दो कि अपने कर्तव्यों का पालन करें। न्यायालय बोले कि हम इनको आदेश इसमें नहीं दे सकते हैं, क्योंकि संविधान ने इसका प्रावधान किया ही नहीं है। वहीं पर अगर मूल अधिकार का उल्लंघन हो तो डायरेक्ट चले जाएंगे और आर्टिकल 32 आ जाएगा कि भाई परमादेश पारित हुआ है, परम आदेश पारित हुआ है, काम करो, रिट जारी कर दिया जाएगा तुरंत ही। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं हो सकता है, अर्थात गैर न्याय योग्य है, इसे लागू नहीं किया जा सकता है। अगला है शासन में मूलभूत फंडामेंटल्स इन गवर्नेंस। भले ही कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन संविधान कहता है कि देश के शासन में ये मूलभूत हैं, इसको शामिल करना ही पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर से पूछा गया कि जब आप इसको न्याय योग्य बना ही नहीं रहे हैं, जस्टिसेबल बना ही नहीं रहे हैं, तो इसे रखने का क्या मतलब बनता है संविधान में, इसको क्यों रखें हम जब इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर सरकारें इसको लागू नहीं करेंगी तो हर 5 वर्ष बाद चुनाव के दौरान जनता को जवाब देना होगा कि हमने इसको क्यों लागू नहीं किया और हम इसको कब लागू करेंगे और हम इसके लागू करने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ही महत्व रखता है। सरकार की प्रकृति सकारात्मक प्रकृति का है, मौलिक अधिकार राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, नकारात्मक, जबकि डीपीएसपी राज्य को कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए सकारात्मक हैं। मौलिक अधिकार राज्य के ऊपर में प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं डीपीएसपी राज्य के ऊपर में प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, उनको काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो कि फंडामेंटल राइट्स उनको क्या नहीं करना है ये बताता है। इसलिए फंडामेंटल राइट्स को राज्य के लिए नकारात्मक माना जाता है और डीपीएसपी को राज्य के लिए सकारात्मक माना जाता है। अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें एक लाइन की भी आपको तकलीफ नहीं हुई होगी। डीपीएसपी मुख्य संशोधन आर्टिकल 39A गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता, 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया था, इसे मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं, बहुत बड़े स्तर पर संशोधन किया गया था। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसर 39F, 43A उद्योगिक प्रबंधन मजदूरों की भागीदारी और 48A पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रयास किए गए थे। इसके अलावा जो संशोधन किया गया उसमें 44वां संविधान संशोधन 1978 है, आय प्रतिष्ठा और सुविधाओं की असमानता को कम करना। उसके अलावा 97 संशोधन 2011 सहकारी समिति को बढ़ावा देना है और 86 संशोधन 2002 विषय बदला गया, इसमें 6 वर्ष से कमाई के बच्चों की देखभाल, 6 से 14 वर्ष की शिक्षा का मौलिक अधिकार 21A में जोड़ दिया गया और इसमें कर्तव्यों में भी जोड़ा गया कि माँ बाप का भी कर्तव्य होगा कि बच्चों को शिक्षित करेंगे। अब आलोचना और निष्कर्ष क्या क्या इसकी कही जाती है, तो KT शाह इन्होंने इसे ऐसा चेक कहा जिसका भुगतान बैंक की मर्जी पर है।
दंत विहीन शेर कहा गया है इसको। इसमें कानूनी शक्ति नहीं है, इसलिए पेपर टाइगर इसको कहा जाता है, भाई कागज़ का शेर कहा जाता है। निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं हम लोग, कमियों के बावजूद डीपीएसपी भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है, क्योंकि सरकार का कर्तव्य है और सरकार कर्तव्यों की पूर्ति नहीं करेगी तो जनता जवाब मांगेगी। अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ गुरु, अभी तो बहुत महत्वपूर्ण पहलू बाकी है। मनरेगा, मिड डे मील आरक्षण, समान कानून लागू किया गया वेतन के लिए, और अभी जो सबसे ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है यूसीसी, क्योंकि महिला तो महिला होती है। सभी धार्मिक कानूनों में केवल महिलाओं का शोषण होता है, केवल महिलाओं का शोषण होता है सभी धार्मिक कानून में, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी धर्म ले। तो अब चूँकि सिविल न्यायालय जो है उसमें भी समान कानून होना चाहिए। अपराध के लिए तभी को सबको समान ही दंड मिलता है। मर्डर करेगा तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई हो, सबको बराबर लटकाया जाएगा। लेकिन जो सिविल कानून है उसमें कहीं ना कहीं छूट है, जिसका केवल और केवल बुरा प्रभाव सभी वर्ग के महिलाओं के ऊपर ही पड़ता है। तो उसमें सुधार होना चाहिए, यूसीसी लागू होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जी चाहते थे आज़ादी के बाद ही इसको लागू किया जाए, लेकिन नहीं लागू हो पाया था ये। ओके, अब ज़रा अगला समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी रिलेशन क्या है। थोड़ा सा यहाँ से कठिन होगा, वीडियो लंबा जाएगा, आई डोंट केयर, मुझे पढ़ाना है, समझ लीजिएगा इसको। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बारे में क्या है वस्तु स्थिति। प्रारंभिक स्थिति यह थी कि शुरुआत में इसके बीच में संघर्ष था। यह माना जाता था कि एफआर सर्वोच्च है, फंडामेंटल राइट जो है वो सर्वोच्च है डीपीएसपी के ऊपर में। ठीक है, आर्टिकल 39B को छोड़ दें तो सभी जगहों पर सर्वोच्च है, लेकिन आर्टिकल 39B जहाँ पर डीपीएसपी जो है यह सर्वोच्च हो जाता है फंडामेंटल राइट से, जहाँ पर कहा गया है कि डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल राइट से अधिक होगा। 39B भी हम लोग देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया कि विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूर्ति करते हैं, न कि एक दूसरे के विरोधी हैं। मिनर्वा व्हील्स बनाम भारत मामला 1980 भारतीय संविधान की नींव। अब आर्टिकल भाग 3 फंडामेंटल राइट और भाग 4 डीपीएसपी के संतुलन पर टिकी है। एक ही रथ के दो पहिए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है, जिसमें कहा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही रथ के दो पहिए हैं, अगर दोनों में से कोई भी पहिया यहाँ पर कमज़ोर पड़ता है तो पूरे संवैधानिक ढांचा जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए दोनों ही एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। फंडामेंटल राइट जो है यह पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्थापना करते हैं, व्यक्ति को राज्य की निरंकुशता से बचाते हैं। वहीं पर डीपीएसपी जो है ये सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों लोकतंत्र को अगर हमें स्थापित करना है एक वास्तविक लोकतंत्र के लिए, तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी हमें दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि अगर अस्पृश्यता से बचाने के लिए हमें राजनीतिक अधिकार चाहिए तो वो मूल अधिकार से मिलेगा, आर्टिकल 17 से मिलेगा। तो अस्पृश्यता से बचने के पश्चात हमें जो उस समुदाय के लोग हैं उनको आर्थिक और सामाजिक शक्ति देनी है, तो वहाँ पर हमें डीपीएसपी की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम उनको आरक्षण देंगे, हम उनको काम देंगे, तभी जाके वास्तविक रूप से कोई व्यक्ति क्या बन पाएगा, संपूर्ण विकास कर पाएगा कि उसके पास राजनीतिक शक्ति भी है, उसके पास लोकतांत्रिक शक्ति भी है और उसके पास आर्थिक शक्ति भी है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक पहलू हम किसी से खींच लेते हैं तो वास्तविक तौर पर हम एक सही नागरिक का निर्माण ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर दोनों में से कोई भी कमज़ोर होगा तो इसकी पूर्ति हम नहीं कर सकते हैं। जनता के कल्याण का निर्देश दिया जाता है डीपीएसपी के द्वारा, जबकि हमें फंडामेंटल राइट्स राज्य के निरंकुशता से बचाने का प्रयास करता है। इसके कुछ बहुत ही शानदार उदाहरण हैं, जैसे कि डीपीएसपी में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा की बात की गई थी, तो फंडामेंटल राइट में उसको संशोधन करके शामिल करके वह अधिकार के रूप में दिया गया कि यह केवल पहले कर्तव्य हुआ करता था राज्य का, लेकिन अब यह जनता का अधिकार है कि अगर किसी बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है तो सरकार से जा कर के बोल सकती कि मुझे शिक्षा नहीं मिल रहा है, मुझे मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है कि मुझे शिक्षा नहीं मिल रहा है, मुझे मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है कि इस बच्चे को शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है। पर्यावरण संरक्षण की अगर हम लोग बात करें, अनुच्छेद 48 से राज्य पर्यावरण सुधार का प्रयास करेगा। यहाँ पर यह डीपीएसपी में राज्य का कर्तव्य बताया गया है, तो वहीं पर फंडामेंटल राइट में कहा गया है कि स्वच्छ पर्यावरण और जीवन का अधिकार दिया गया है कि स्वच्छ पर्यावरण तभी संभव होगा जब राज्य अपने कर्तव्यों की पूर्ति करेगा। राज्य अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो जैसा पर्यावरण प्रदूषण बना हुआ है ये राज्य के कर्तव्य ही है जो उसने काम नहीं किए, इसलिए हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है।
हमारे अधिकारों का हनन नहीं होता अगर राज्य ने अपना काम सही से किया होता, प्रदूषण का प्रबंधन सही किया होता, तो इस तरीके से लोग फेफड़े खराब नहीं हो रहे होते। यहाँ पर ये भी पूरक है, ये दिखाता है। इसी प्रकार से आरक्षण और समानता की हम लोग बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट में 14 और 16 में कानून के समक्ष समानता की बात की गई है, जहां पर कहा गया है कि युक्त प्रकार से राज्य अपने नागरिकों के बीच विभेद कर सकता है। महिलाओं को आरक्षण मिल सकता है, सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग SC ST जिनको संविधान में दिया गया था, बाद मंडल कमीशन के बाद OBC को आरक्षण दिया गया, या जनरल वर्ग में EWS को आरक्षण दिया गया। ये ऐसे वर्ग हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। अगर इनको हमें मुख्य धारा में शामिल करना है तो राज्य को इनको अपॉर्चुनिटीज़ में थोड़ी सी जगह दूसरों से हटा करके देनी पड़ेगी, और अगर हम नहीं देंगे तो समाज में हम न्याय को स्थापित नहीं कर पाएंगे। यही चीज़ कर्तव्य के रूप में भी कहा गया है। कमज़ोर वर्ग के हितों को बढ़ावा, कमज़ोर वर्ग यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS की हम लोग बात करते हैं, सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग में हम लोग OBC वर्ग की बात करते हैं, SC की बात करते हैं, ST की बात करते हैं, वुमेन की बात करते हैं। इसीलिए पार्लियामेंट में राजनीतिक रूप से महिलाओं को अधिकार देने के लिए वुमेन आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे एक दूसरे के पूरक हैं। दिखना चाहिए यार, इसमें पढ़ने की चीज़ ही नहीं है। दिखना चाहिए, आपने DPSC पढ़ लिया, FR पढ़ लिया, अब आपको दिखना चाहिए कि कैसे एक दूसरे में पूरक हो रहे हैं। ये लिखने की पढ़ने की चीज़ ही नहीं है, सामने दिखना चाहिए कि हाँ कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन से एक्ट में क्या कहा गया, क्या ये मूल अधिकार में शामिल है, या भाई ये तो जो मूल अधिकार में लिखा हुआ वही DPSC में भी लिखा हुआ है, तो एक दूसरे के पूरक हैं। दिखना चाहिए सामने, बिल्कुल स्पष्ट, बोर्ड पर, किताब पर, कॉपी पर, हर जगह लिखा हुआ दिखना चाहिए, बिना लिखे भी। आरक्षण FR का उल्लंघन नहीं, बल्कि DPSP को पूरा करने के लिए वास्तविक समानता आ सके, इसके लिए सामंजस्यपूर्ण निर्माण किया जाता है कि जिसको जितनी भूख उसको उतनी रोटी। अगर कोई 12 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई 26 साल का है, सभी को 4-4 रोटी थमा दीजिए। 4 साल वाला खा खा के परेशान हो जाएगा, 26 साल वाला हो सकता है खाली पेट ही रह जाए। ये समानता नहीं होती है, गणितीय समानता है, यह सामाजिक समानता नहीं है। इक्वल का मतलब मैथमेटिक्स में बराबर होता है, समाज में होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी विभेद करके पहुंचाया जा सकता है, समाज में हर कोई समान नहीं है, इस चीज़ को समझिएगा। अब मुझे ज्ञान भी मत दीजिएगा, आरक्षण पर बहस करके परेशान हो चुका हूं मैं। जुडिशियल इवोल्यूशन की हम लोग बात करें, चंपकम दोराइजन का मामला है। कोर्ट ने कहा FR सर्वोच्च है, DPSP उसके अधीन है। यह टकराव का दौर था जिसमें इस प्रकार की चीज़ें आती थी। गोलकनाथवाद में FR, कोर्ट ने कहा FR पवित्र है, मतलब बिल्कुल उसको छू भी नहीं सकते। DPSP को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है। मिनर्वा मिल्स में संतुलन ही संविधान का मूल ढांचा है, ये कहा गया। राज्य को DPSP लागू करते हैं उसे FR का ध्यान रखना चाहिए, ये भी कहा गया DPSP को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सारा मैंने आपको समझा दिया। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि मौलिक अधिकार साधन है। मौलिक अधिकार FR जो है ये साधन है, मीन्स है। तो गोल क्या है? तो वो है, साध्य जो है वो क्या है? वो है हमारा DPSP, यानी कि FR के द्वारा ही हम DPSP को प्राप्त कर सकते हैं। FR नहीं होगा तो DPSP को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और अगर DPSP नहीं होगा तो फंडामेंटल राइट्स भी आपके अछूते नहीं रहेंगे। जैसे कि एक उदाहरण दिया कि सरकार ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, पर्यावरण संरक्षण सही से नहीं किया, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है कि हमें स्वच्छ वायु नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार से सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको हल कर ले जाएंगे। अंबेडकर जी ने कहा था कि DPSP का उद्देश्य आर्थिक लोकतंत्र लाना है। राजनीतिक लोकतंत्र FR के बिना संभव ही नहीं है। यही राजनीतिक लोकतंत्र जो है आपको फंडामेंटल राइट्स देता है। अब इसमें कुछ अंतर को हम लोग देखेंगे, फिर सवाल में दिखा दूंगा, फिर एंड कर दूंगा। मौलिक अधिकार न्याय योग्य होते, जस्टिसेबल होते, नॉन जस्टिसेबल होते हैं। इसमें राजनीतिक लोकतंत्र की बात की गई, इसमें सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात की गई है। मौलिक अधिकार राज्य के लिए नकारात्मक होते हैं कि क्या नहीं करना है, और DPSP जो होते हैं ये सकारात्मक होता है कि तुम्हें क्या करना है। ये राज्य को, स्टेट को, आर्टिकल 36 को, आर्टिकल 36 वही परिभाषा है राज्य की जो आर्टिकल 12 में दिया गया है भाग 3 के लिए, और आर्टिकल 36 में भाग 4 के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमें बताया गया है। बाकी तो आपको सारा कुछ समझा ही दिया है मैंने।
सवाल देखिए, अब पहला सवाल क्या है कि भारतीय संविधान में वर्णित डीपीएसपी में निहित विभिन्न विचारधाराओं का विश्लेषण करें। क्या आप सहमत हैं कि ये भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं? मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्व एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक ही रथ के दो पहिए हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संबंध में चर्चा करें। ये लिखने का प्रयास कीजिएगा। जिनका मेंस है या जिनका मेंस नहीं भी है, कृपया लिखें इसको, है ना। नीति निषेध तत्वों को दंत विहीन शेर कहा जाता है। क्या ये गैर न्याय योग्य हैं? इस आलोचना का मूल्यांकन कर शासन में इसके महत्व के बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अनुच्छेद 44 की अवधारणा को स्पष्ट करें। आर्टिकल 44 को स्पष्ट करें। भारत की विविधता को देखते हुए इसे लागू करने की चुनौतियों और तर्कों का परीक्षण करें कि इसको लागू करने में, यूसीसी को लागू करने में कौन कौन से चैलेंजेज आ सकते हैं और क्यों लागू करना चाहिए, इसके पीछे जो तर्क हैं उसको भी लिखें। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कुछ सवालों को भी। कैसा लगा वीडियो ज़रूर ही बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।